प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी तहरीर करदा नई किताब इनकलाब फ़्रांस का सरवर्क। और इस वक्त आपकी खिदमत में मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की 8वीं वीडियो किस्त पेश की जा रही है, जो कि मेरी इस किताब के सफ़हा नंबर 71 से लेकर सफ़हा नंबर 80 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस नई किताब की 8वीं वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन कल किसने देखी थी और इस घर के मालिकान को ये बात भी अच्छी तरह से मालूम थी कि उन्हें अब इस लूटी हुई गंदम के एवज़ कोई भी अदायगी नहीं होगी। कई बाज़ारों में तो फ्रांसीसी अवाम ने दुकानदारों और ताजरों का सारा कागज़ी रिकॉर्ड ही जला डाला था, ताकि वो किसी भी किस्म का कोई हिसाब किताब ही ना कर सकें। यानी पूरे फ्रांस में खौफनाक किस्म की लूट मार शुरू हो चुकी थी। दिलचस्प बात यह थी कि फ्रांस में लूट मार करने वाले हमलावर पैसे या सोने के जेवरात नहीं, बल्कि गंदम और रोटी लूट रहे थे। इस दौर में पूरे फ्रांस में कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर बिल्कुल मुअत्तल या ठप होकर रह गया था। मज़दूर अपने सारे काम काज छोड़कर सारा दिन इस हुजूम के साथ रोटी की तलाश में मारे मारे फिरते रहते थे। नतीजा ये निकला कि पूरे फ्रांस में कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होकर ठप होकर मुअत्तल हो गया और अब फ्रांसीसी अवाम की लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ रोटी के हुसूल के लिए ही जारी थी। ऐसा नहीं था कि इन हालात में हुकूमत फ़्रांस बिल्कुल ही हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी और इन हंगामों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। हुकूमत फ़्रांस की तरफ से किसानों और गंदम के ताजरों को हिदायत कर दी गई थी कि बाज़ारों में गंदम के ज़ख़ीरे की कमी न होने दी जाए। इस सिलसिले में गंदम के दरामद कुनंदगान को ज़्यादा से ज़्यादा मराहत और सहूलतें देने का भी ऐलान किया गया था। फ्रांस की अशराफिया, उमरा तबका, दौलतमंद लोग और पादरी भी कसरत से खैरात कर रहे थे। हुकूमत फ़्रांस ने 4 लाख लेवरेज का कर्जा हासिल करके मज़ीद गंदम भी दरामद की थी, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रांस में रोटी का बहरान ख़त्म नहीं हो सका था। फ्रांस में भूख की वजह से इतने ज़्यादा भिखारी हो गए थे कि सिर्फ पेरिस के एक मज़ाफ़ाती इलाके सेंट एंटोनियो ही में तकरीबन 30,000 के करीब भिखारी हर वक्त मौजूद रहते थे। फ्रांसीसी अवाम की भूख की ये कैफियत इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो हुकूमत की बोटियां नोश लेने पर तुल गए थे। इस दौरान एक ऐसा मोड़ आया कि जिसने रोटी की लड़ाई को एक सियासी जद्दोजहद में तब्दील कर दिया। हुआ कुछ यूँ कि फ्रांसीसी अवाम में ये अफवाहें गर्दिश करने लगी थीं कि रोटी महंगी होने की असल वजह यह है कि फ्रांसीसी हुकूमत ने गंदम की ख़रीदो फ़रोख्त पर मुख्तलिफ़ किस्म के कई टैक्स आयद कर रखे हैं। अगर फ्रांसीसी हुकूमत ये टैक्स ख़त्म कर दे तो रोटी सस्ती हो जाएगी। फ्रांसीसी अवाम तो पहले ही से अजीम फ्रांसीसी फ़लसफ़ी रूसो के ख़यालात से मुतासिर हो चुकी थी और वो ये समझती थी कि हर इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और ये कि अवाम की मर्ज़ी के बगैर उन पर ना तो कोई टैक्स आयद किया जा सकता है। चुनाचे अब फ्रांसीसी अवाम का तमाम गुस्सा अवामी इदारों की तरफ मुड़ गया। फ्रांसीसी अवाम में इस तरह की बातें भी मशहूर होने लगी थी कि भाई बादशाह लुइस 16 ख़ुद तो बहुत अच्छा बादशाह है, लेकिन ये जो इसके हुकूमती अफसरान और शाही दरबारी हैं, यही अवाम पर जुल्म व सितम कर रहे हैं। यानी ये लोग जानबूझकर ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहे हैं। चुनाचे फ्रांसीसी कस्टम हुक्काम और दीगर हुकूमती ओहदेदारान को सबक सिखाने के लिए फ्रांसीसी अवाम ने
फ्रांसीसी कस्टम दफातर, फ्रांसीसी अदालती मजिस्ट्रेट्स, फ्रांसीसी सरकारी क्लर्कों के खिलाफ एक तहरीक का आगाज़ कर दिया जिसका नाम सेंस क्लूटस था। ये तहरीक 28 फरवरी सन 1788 को शुरू हुई थी। सेंस क्लूटस तहरीक दरअसल अशराफिया के खिलाफ शुरू की जाने वाली एक तहरीक थी जिसका मकसद फ्रांस के तमाम शहरियों को यकसां हुकूक देना था और उनके दीगर आला हुकूमती अमले और फ्रांसीसी सरकारी दफातर पर हमले करने शुरू कर दिए। फ्रांसीसी हुकूमत के इन सरकारी दफातर पर हमलों के दौरान फ्रांसीसी अवाम ने उनके गोदामों में मौजूद गंदम का सरकारी ज़ख़ीरा भी लूट लिया। सरकारी दफातर में लूट मार के दौरान फ्रांसीसी अवाम ने इन दफातर का सारा कीमती सामान, जिसमें फर्नीचर, कीमती सरकारी रिकॉर्ड और दफ्तर का दीगर आराइशी सामान भी शामिल था, छकड़ों में लाद लाद कर पेरिस के दरिया सेन के पानी में बहा दिया। हत्ता कि इन सरकारी अफसरों के घरों में बरामद होने वाले इनके सोने के जेवरात और दीगर तमाम कीमती अशिया को भी लूट मार करने के बाद दरिया सेन के पानी और पेरिस के कुओं में बहा दिया। इसके बाद आप जानते हैं फ्रांसीसी अवाम ने क्या किया। फ्रांसीसी अवाम ने हर इलाके की टैक्स जमा करने वाली म्यूनिसिपल कमेटियों को ये हुक्म दिया कि अब अगर उन्होंने अवाम से कोई भी टैक्स वसूल किया तो उनकी खैर नहीं। यूं देखते ही देखते सारे फ्रांस में फ्रांसीसी अवाम ने फ्रांसीसी हुकूमत को टैक्स की अदायगी करनी ही बंद कर दी, जिसकी वजह से चंद टैक्स अफसरान ने इस मौके से फ़ायदा उठाकर अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए करप्शन शुरू कर दी। फ्रांस में नमक की तिजारत फ्रांसीसी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम हुआ करती थी और फ्रांसीसी हुकूमत के अलावा कोई भी दूसरा शख्स नमक फ़रोख्त नहीं कर सकता था। लेकिन सरकारी अफसरों ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए गैर कानूनी तौर पर नमक और तंबाकू का ज़ख़ीरा इकट्ठा करके अपने घरों पर ही जमा कर लिया था। यानी जैसे जैसे इनकलाब आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे करप्शन भी मज़ीद आगे बढ़ती चली जा रही थी। जब फ्रांसीसी अवाम ने फ्रांसीसी हुकूमत को टैक्स की अदायगी करनी बंद कर दी तो फ्रांसीसी हुकूमत ने अपने अवाम से ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत फ़्रांस को ये कोशिश बहुत ही महंगी पड़ी। मशहूर फ्रांसीसी मौरिख हिप्पोलाइट एडोल्फे टाइन ने अपनी इनकलाब फ़्रांस के मौजू पर एक तहरीर करदा मशहूर तारीख़ी किताब जिसका मौजू मुआसिर फ़्रांस की इब्तदा की जिल्द नंबर 2 और जिस किताब का नाम इनकलाब फ़्रांस है जो कि सन 1880 में फ़्रांसीसी ज़बान में शाया हुई थी, उसमें तहरीर किया है कि फ़्रांसीसी अवाम तो अब टैक्स अफसरान को कत्ल करने के दर पे हो गई थी। उन्होंने अपनी इस किताब में एक वाक़े का जिक्र भी किया है जिसके मुताबिक फ़्रांस की एक छोटी सी म्यूनिसिपैलिटी जिसका नाम बेगनिस था, उसके एक इलाके सेंटनेज में एक एक्साइज अफसर के घर में दाखिल होने वाले हमलावर फ्रांसीसी अवाम ने उसके 6 साला बेटे की गर्दन पर छुरी रखकर उसे धमकियां दी थी कि वो आइंदा टैक्स वसूल करने उनकी म्यूनिसिपैलिटी में ना आए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी तरह से फ्रांस की 2 और म्यूनिसिपैलिटियों जिनके नाम पेरून और हाइम थे, इन दोनों म्यूनिसिपैलिटियों के टैक्स जमा करंदा अमले को हमलावर फ्रांसीसी अवाम ने धमकियां दी थी कि वो 24 घंटों के अंदर अंदर इस इलाके से चले आएँ, नहीं तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इनकलाब फ़्रांस से कबल फ्रांसीसी हुकूमत का ये तरीक़ाकार हुआ करता था कि फ्रांसीसी हुकूमत टैक्स अदा ना करने वाले फ्रांसीसी शहरियों की जायदादें और उनकी ज़मीनें भाग के सरकार जब्त कर लिया करती थी। लेकिन अब की बार तो किसानों ने फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ अपनी तलवारें न्याम से ही निकाल ली थी और अब वो किसान फ्रांसीसी हुकूमत के टैक्स जमा करने वाले अफसरान को खुल्लम खुल्ला धमकियां देते नज़र आते थे कि अगर हिम्मत है तो आकर हमारी ज़मीनें जब्त करके दिखाओ। जब हालात इस नहज पर पहुंच गए
कि फ्रांसीसी हुकूमत महसूस करने लगी कि मामलात उसके कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं, तो फिर हुकूमत फ़्रांस की नज़र अपनी शाही अफवाज पर पड़ी ताकि वो उन्हें उस मुश्किल वक्त में आके उनकी मदद कर सकें। फ्रांसीसी हुकूमत को उम्मीद थी कि फ्रांसीसी शाही अफवाज इन मुश्किल हालात पर काबू पा लेगी, लेकिन वारसाई के शाही महल में बैठे बादशाह लुइस 16 और उसके शाही दरबारियों को इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था कि फ़्रांस की शाही अफवाज में भी बादशाह लुइस 16 के ख़िलाफ़ बगावत के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो चुके हैं। फ्रांसीसी शाही अफवाज का बादशाह लुइस 16 के ख़िलाफ़ बगावत का सबसे बड़ा अमली सबूत ये था कि फ्रांसीसी शाही अफवाज के बेशतर जूनियर अफसरान और सिपाही छुट्टियां लेकर अपने अपने घरों को चले गए थे, जहां पर जाकर वो सादा लिबास पहनकर फ्रांसीसी अवाम के शाना बशाना इस लूट मार की मुहिम में हिस्सा ले रहे थे। फ्रांसीसी शाही अफवाज के सीनियर अफसरान को अब ये एहसास हो चुका था कि फ्रांसीसी शाही अफवाज में अब वो पहले जैसा नज़्म व ज़ब्त बरकरार नहीं रहा जो कि इससे कबल फ्रांसीसी शाही अफवाज का एक खासा हुआ करता था। इस हवाले से एक दिलचस्प वाक़या इस वक्त पेश आया जब फ्रांसीसी शाही अफवाज के सीनियर फौजी अफसरान ने अपने जवानों का नज़्म व ज़ब्त बहाल करने के लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने फ्रांस की पैरा मिलिट्री फोर्स यानी नेशनल गार्ड्स और फ्रांसीसी शाही अफवाज के लिए एक मुश्तरका कॉकटेल पार्टी मुनाकिद करवाई। फ्रांसीसी शाही अफवाज के सीनियर फौजी अफसरान का ख्याल ये था कि इस तरह के मेल जोल के ज़रिए फ़ौजी अफसरान आपस में घुल मिल जाएंगे और इस तरह से उनके दरमियान एक आला दर्जे का एक इत्तेहाद कायम हो जाएगा। लेकिन इस कॉकटेल पार्टी में जो कुछ हुआ वो इन फौजी अफसरान की तवक्कुआत और मर्ज़ी के बिल्कुल बरक्स और बरखिलाफ हुआ। इस पार्टी में शिरकत करने वाले तमाम फौजी जवान शराब पीकर नशे में धत होकर मदहोश हो गए थे और वो हर तरफ मेज़ों और फर्शों पर ये फौजी जवान बिखरे हुए पड़े हुए थे, यानी सारे के सारे नज़्म ज़ब्त की ऐसी की तैसी हो गई थी और ये तजर्बा बुरी तरह से नाकाम रहा था। अगली सुबह जब ये तमाम फौजी जवान इस मदहोशी के आलम में जागे और उठने के बाद फिर उन्होंने इस इमारत के इर्द गिर्द के इलाकों में लूट मार करनी शुरू कर दी। दर हकीकत ये एक फ़ौजी बगावत ही थी, लेकिन 4 रोज़ के बाद वो फ़ौजी दस्ते जो अब तक फ्रांसीसी हुकूमत का साथ दे रहे थे वो इन बागी फ़ौजी जवानों पर टूट पड़े और कुछ पुरतशद्दद बागी फ़ौजियों को ऐन मौके पर ही गिरफ़्तार करके फांसी देकर हलाक कर दिया गया, जबकि बाकी मानदा बागी फ़ौजियों को गिरफ़्तार करके कैद कर लिया गया। इस तरह से फ़ौज में होने वाली इस बगावत पर किसी हद तक काबू पा लिया गया था। फ्रांस में इस लूट मार के दौरे फितन में फ्रांसीसी शाही फ़ौज जब लूट मार करने वाले गिरोहों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करती तो फ्रांसीसी अवाम इन गिरोहों की हिमायत में खड़ी हो जाती। इसी लूट मार के दौरान फ्रांसीसी शाही फ़ौज ने कुछ डाकुओं को गिरफ़्तार कर लिया जो कि आम फ्रांसीसी शहरियों के भेस में एक सरकारी दफ्तर पर हमला कर रहे थे। जब इन डाकुओं को कैद किया गया तो फ्रांसीसी अवाम ने इस जेल को तोड़कर इन डाकुओं को आम फ्रांसीसी शहरी समझते हुए छुड़वा लिया, मगर फ्रांसीसी शाही फ़ौज ने उन्हें जब दोबारा गिरफ़्तार किया और उन्हें फांसी देने के लिए फांसी घाट पर लेकर गई तो फांसी घाट के गिर्द हज़ारों फ्रांसीसी शहरियों का मजमा जमा हो गया और वो ये नारे लगाने लगे कि मुजरिमों को छोड़ दो। जब फ्रांस के इन बिखरे हुए अवाम का ये मजमा बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर होने लगा तो फ़ौजी जवान एक तोप ले आए और उसका रुख फ्रांसीसी अवाम की तरफ कर दिया और उनको धमकी देते हुए कहा कि अब अगर कोई भी कुछ बोला तो उसे तोप से उड़ा देंगे। फिर कोई भी नहीं बोला और इतने बड़े मजमे पर एक सन्नाटा तारी हो गया और फिर इसी खामोशी में इन डाकुओं को फांसी दे दी गई।